अस्सलाम वालेकुम जी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सर आज हमें एक टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स। एक छोटा सा टॉपिक है, हम रीड करें तब भी समझ आ जाता है, बट ये कि हम क्यों चांस लें, क्योंकि अगर उसमें से 5 या 10 नंबर आते हैं तो वो हमें अचीव करने हैं ताकि वो भी मिस ना हो। जो बच्चे ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, सही जी, वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कोड ऑफ एथिक्स से। पर यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे, हम लिख लेते हैं कि वी विल टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। ये बात भाई आपने सुकून से समझनी है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का मतलब ये है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी कंपनी में काम कर रहा है। ऐसा है भाई, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो किसी कंपनी में काम कर रहा है। यानी सर ये क्या बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कहाँ काम करेगा? भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो फर्म में काम करेगा या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में यानी इंडस्ट्री में काम करेगा। जैसे मैं हूँ भाई, मैं फर्म में काम कर रहा हूँ तो मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, यानी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको, जो मैंने सीखा है ऑडिट वॉडिट वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस कौन होता है? भाई वो होता है जो कि फर्म से बाहर है, यानी कंपनीज में बैठा हुआ है। सही है जी, कंपनी में CFO है, सीनियर मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी है, व्हाट्सोएवर, पर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो बिजनेस में बैठा हुआ है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस के जो हम ऑडिट वाले कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, ये दोनों में अलग है। अच्छा, व्हाट्सोएवर वो कहता ये है कि भाई आपको एथिकली काम करना है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी आपको कहता ही है कि भाई आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप एथिकली काम करेंगे। आप क्या करेंगे भाई? एथिकली काम करेंगे। अच्छा भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एथिकल? सर भाई एथिकल होने का मतलब ये है कि वी हैव टू कंप्लाई विथ प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। हाँ भाई, वी हैव टू कंप्लाई विथ प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। यानी वो कहता है कि अगर आपने इन प्रिंसिपल से अप्लाई कर लिया, यानी कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल से अप्लाई कर लिया, तो आप हो जाएंगे एथिकल, यानी आप एथिकली काम कर रहे होंगे। ऐसा ही है। वो कहता है कि भाई पहला प्रिंसिपल क्या है? सर पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। अच्छा भाई, पहला प्रिंसिपल क्या भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। अच्छा भाई, वो कहता ही है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी में आपने रहना है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी वो कह रहा है कि भाई आपने रिश्वत नहीं लेनी। सही जी, आपने ऑनेस्टी से काम करना है। सही जी, आपने अपने पर्सनल मफाद को बीच में नहीं लाना, आपने ऑनेस्टी से काम करना है। और दूसरी चीज़ ये कहता है कि आपने अपने आप को नॉट टू एसोसिएट विथ any information that has been provided recklessly and false, या तो वो इंफॉर्मेशन फॉल्स हो और मिसलीडिंग हो। यानी लेट से अगर मैं समझ लें कि मैं किसी कंपनी का CFO हूँ, या आप मतलब अभी इंशाल्लाह अभी कैफ करके क्वालिफाई होकर किसी कंपनी के CFO बनेंगे, तो आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में पब्लिश कर रहे हैं, आप लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी नहीं भी हैं, आप एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो भाई वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ऐसी आंखें बंद करके उठा के दे दी गई हो। रेकलेसली फर्निश नहीं करना, अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करना, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होते हैं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसको CFO अप्रूव करता है। CFO के साइन होते हैं, CFO देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उस जो फाइनेंशियल हैं उसको ऑथोराइज करते हैं, CFO उसको साइन करता है कि हाँ भाई मैंने ये देख ली है। वो क्या कहता है? हाँ भाई मैंने ये देख ली है। तो मुझे एक बात बताओ, जो CFO ये कह रहा है मैंने देख ली है, तो दैट मीन्स कि वो अपना नाम इसके साथ एसोसिएट कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन का नाम उसके साथ एसोसिएट कर रहा है। वो बोल रहा है कि हाँ भाई मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ये FS सही है, मैं ऑडिटर नहीं हूँ। ऑडिटर तो अलग से सर्टिफाई करता है, वो तो ऑडिट रिपोर्ट देता है, बट ऑडिट रिपोर्ट वो तब देगा ना मुझे जब मैं उसको फाइनेंशियल्स बना के दूंगा। तो वो कह रहा है भाई तुम पे भी जिम्मेदारी लागू होती है कि तुम भी ज़रा ऑनेस्टी से काम करना, अपने आप को किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो। देखो मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये ऑडिट वाला कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ये इस साइड ऑफ द टेबल पे हैं आप।
वो ऑडिट वाला था, वो अलग है, ये अलग है, तो हम इस साइड की बात करेंगे। अच्छा, फिर वो कहता ये है कि भाई कोई ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देना जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। यानी भाई आपका फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बन नहीं रहा। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। भाई लेट से आप कंपनी के सीएफओ, आपने बोला यार सर प्रॉफिट तो आया नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को ना, वैल्यू को थोड़े से पैसे खिला के ज़्यादा दिखाता हूँ। भाई ऐसी बात है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन पीएनएल में आता है, तो उसने उसको पैसे ज़्यादा खिलाए, उसने बोला हाँ भाई मेरे हिसाब से वैल्यू इस प्रॉपर्टी की ये बनती है। अब उसने बोला भाई मैंने तो एक्सपर्ट से बुलवाया ना, मैंने तो एक्सपर्ट से बुलवाया, तो भाई ये तो फ्रॉड के ज़ुमरे में आ गया ना। वो बोला भाई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो, तो आपको अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करना, भले ही आप फर्म में नहीं है, भले ही आप कंपनी में हो, सीएफओ हैं। तो बात समझ आ रही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बना दी कि आपने एथिकली काम करना है। एथिकली काम करने के लिए आपको इंटेग्रिटी से काम करना है। पहला प्रिंसिपल समझ आता है सर मुझे। सर दूसरा प्रिंसिपल, फिर हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सही जी। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा सर हम ज़रा एक ऊपर वाली की ना एक और बात कर लेते हैं, ऊपर वाली की एक और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने दी, आप जब कॉपी कर रहे होंगे ना तो आप इसके ऊपर लिखिएगा भी अपने पास। एक और बात कर लेते हैं, बात समझिएगा। अच्छा हुआ ये कि आप सीएफओ हैं, सही है जी, तो आप पर सीएफओ नहीं चले, आप फाइनेंस मैनेजर हैं, सही है जी। थोड़ा नीचे ले आते हैं आपको ताकि आपके पास चार्ट रहे ऊपर पहुँचने की। हमने आपको फाइनेंस मैनेजर बना दिया। अच्छा बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको एक बात ये पता है कि भाई आप काम कर रहे हैं प्रोविजन पे, यानी एक हेड है आपके पास जिस पे आप प्रोविजनिंग की काम करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एस्टिमेट्स है ना उसके अंदर कि भाई हमारा एस्टिमेट है कि हम 5% ऑफ प्रोविजन रखते हैं, सही है जी। हमारी एक हमारा एस्टिमेट चलता हुआ है कि हमारे जितने भी रिसीवेबल्स एजेट पे बच जाते हैं उसका 5% हम अपना प्रोविजन का बैलेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा उस फाइनेंस मैनेजर ने देखा ये कि यार हमारे जो बोनसेस है ना वो प्रॉफिट से लिंक्ड है। अगर मैं इस प्रोविज़न को 5% रख रहा हूँ तो फॉर ईयर का जो प्रोविज़न आ रहा है ना वो मेरे प्रॉफिट के थ्रेशोल्ड को इतने से कम कर रहा है। यानी लेट से मेरा 2 मिलियन का प्रॉफिट ऊपर होगा तो बोनस मिलेगा, अगर 2 मिलियन से प्रॉफिट नीचे होगा तो किसी को बोनस नहीं मिलेगा। तो यार यहाँ पे ना आपके दिमाग में, आपके दिल में एक लालच आएगी जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट होता है, सही जी। अच्छा थ्रेट किस पे होता है ये बात है कि थ्रेट क्या है? थ्रेट वो चीज़ है जो आपके किसी प्रिंसिपल को इम्पेयर करे, यानी आपके प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स को इम्पेयर करे। यानी मैं कह रहा हूँ अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, मेरा पर्सनल मफाद है ना, तो वो कह रहा है इस पर्सनल मफाद को नहीं आने देना, इंटेग्रिटी से काम करना। इस पर्सनल मफाद को नहीं आने देना, इंटेग्रिटी से काम करना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप गलत नहीं करेंगे। आपने करना ये है कि भाई आपने इंसानों की तरह 5% का प्रोविजन लगा के प्रोविजन बुक कर लेना, भले ही वो मेरा प्रॉफिट मेरी डिज़ायर्ड लिमिट से कम हो जाए। बात क्लियर है? तो इसी चीज़ को मैं दूसरे प्रिंसिपल से आपके लिए कनेक्ट करता हूँ। वो कहता ये है कि भाई आप डू नॉट अलाउ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू इम्पेयर योर ऑब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट्स। यानी बोल रहा है कि भाई आप जब जजमेंट्स या डिसीजन ले रहे होंगे ना तो आप अपने पर्सनल मफाद को सामने नहीं लाएं, आप अपने पर्सनल मफाद को सामने नहीं लाएं, आप बायस नहीं हो, सही जी। और वो बोल रहा है डू नॉट बायस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक और चीज़ लिखते हैं इसके अंदर, बायस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस अब लेट से आपको ना सीएफओ ये कह रहा है कि यार देखो डायरेक्टर्स ने बोनस को अप्रूव करना है, मैं तुझे कह रहा हूँ इंसान का बच्चा बन के इसको कर, प्रोविजन को कम कर। हम बता देंगे ऊपर कि भाई सर वो ऐसी बात है पिछले सालों के हिसाब से रिकवरीज हमारी ज़्यादा हो रही हैं, जबकि एक्चुअली इट इज़ नॉट, तू कर इसको। तो भाई ये तो आपके ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, प्रेशर डाला जा रहा है, इंटिमिडेट किया जाता है, जिसको मैं कहता हूँ इंटिमिडेशन थ्रेट। आगे बताऊंगा थ्रेट्स की भी क्लासिफिकेशन है। यानी कोई भी थ्रेट होता है ना, वो थ्रेट आपकी जो किसी भी एथिकल प्रिंसिपल को क्या करता है, इम्पेयर करता है। तो आपने ये पहचानना है, आपने ये पहचानना है। तो उसे पहचान के करना क्या भाई? पहचान के करना ये है सर मैंने कि मैंने उसके ऊपर सेफगार्ड अप्लाई करना है। यानी सेफगार्ड का मतलब ये है कि यू हैव टू रिफ्यूज़। सेफगार्ड का मतलब ये है कि आप कंपनी की पॉलिसी के तहत, कोई कंपनीज विसिल ब्लोइंग प्रोसीजर्स लगाती है। अब विसिल ब्लोइंग प्रोसीजर क्या होते हैं सर? भाई विसिल ब्लोइंग प्रोसीजर के तहत आप एक ईमेल कर देते हैं, एक उनकी ईमेल होती है विसिल ब्लोइंग डॉट मतलब @pk.ey.com अगर हमारा है तो वो एक ईमेल स्पेसिफिकली वो क्या करती है, आपका नाम छुपा के आपका कंसर्न रेज कर देती है ताकि आपकी पोजीशन को कोई भी इम्पेयर ना कर सके, आपको कोई खतरा नहीं हो, कोई डेंजर नहीं हो। वरना बोलेगा भाई बॉस की कंप्लेन कर रहा है, वो तो बॉस आपको पहले ही निकाल देगा। तो ये कंप्लेन करने का एक तरीका होता है, सही जी। वो विसिल ब्लोइंग यानी एक सेफ गार्ड है। या तो आप उसको देन एंड देयर रिफ्यूज़ करते हैं, बड़े तमीज़ से सर मतलब नहीं कर सकता, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं
कम खा लूँगा बट मैं हलाल खाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता भाई, आप किसी और से करवा लें, मैं वरना ये रिपोर्ट कर दूंगा, ये बोल रहे हैं। अगर आपको डर है आप विसल ब्लोइंग प्रोसीजर को अपनाएं, आप उसको फ़ौरन से रिपोर्ट करें। सही, कंपनी की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स देखें, ये होते हैं सेफगार्ड्स, ताकि आप इस थ्रेड को एलिमिनेट कर दें, उसको रिड्यूस कर दें टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ताकि आप प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से काम करें। यानी आपने अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। अब लेट्स से एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये कहा, एग्जांपल ये है सर, एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। ऐसा ही है भाई, आप फ्यूचर टैक्सेबल इनकम के लिए क्या बनाने, प्रोजेक्शन बनाने, प्रोजेक्शन में तो जजमेंट्स होती हैं। अच्छा भाई, प्रोजेक्शन क्यों बनाना है भाई, आपको ये पता है ना FAR 2 में कि मैं डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन लॉसेस, मैं क्या कह रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन लॉसेस मैं जब बुक करता हूँ वो इस हद तक करता हूँ जितना मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, टू दी एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल अवेलेबल प्रॉफिट्स। यानी भाई अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा तो मैं लॉस एडजस्ट करूँगा ना, और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की लिमिट है। सही है जी। अब जब मैं कह रहा हूँ कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की लिमिट है, अब अज्यूम करें कि वो 4 साल में खप जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भाई मैं डेफर्ड टैक्स एसेट पे उस हिसाब से बुक करूँगा ना जितना मेरा फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये जिम्मेदारी दी, आप फर्म में नहीं है, आप कंपनी में बैठे हुए हैं। अब कंपनी में आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप टक 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 लगे हुए हैं उसके ऊपर, आपको आके आपका CFO ये कहता है कि भाई आप ये करो, सही है जी, ताकि हमारी डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो, हमारा प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है वो ज़्यादा हो जाए। क्योंकि मुझे तो आपको याद होगा ना कि ये टैक्स बेनिफिट मिला है ना, जिस साल मिला उस साल में डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूँगा। तो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करने के चक्कर में जितना मैं आगे डेफर्ड टैक्स एसेट रियलाइज कर ही नहीं सकता था वो भी मैंने आज बुक कर लिया। अच्छा देखो मसला क्या हुआ, मसला ये होगा आगे जाके आपको डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो यूटिलाइज ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो समझने की बात यह है बच्चों, यहाँ पे आपको किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आपको कोई भी इंटिमिडेट करे आपने उसको मना कर देना, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी से काम करना है। यानी आपको पहचानना है कि क्या थ्रेट है, क्या आप ऑब्जेक्ट, देखो अगर आप ऑब्जेक्टिवली काम करते हैं ना तो आप तमीज़ से प्रोजेक्शंस बनाते हैं, आप सेल्स को इन्फ्लेट नहीं करते कि भाई मेरे हिसाब से अभी मैं 4000 यूनिट बेचा हूँ तो अगले साल 15000 यूनिट बेचूंगा। भाई ये कैसे हो सकता है यार, आप डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट लें। तो वही कहता ही है कि भाई आप अलाउ नहीं करें अनड्यू इन्फ्लुएंस को जो कि आपकी जजमेंट को इम्पेयर करे। बात क्लियर है? अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई आपने प्रिंसिपल, उसको यहाँ से उठा लेते हैं, अच्छा भाई आपने फिर ओबे करना है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, सर ये क्या होता है? सर ये होता है ना कि भाई आपको अगर कोई इदारे की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है तो आप उसको अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं करेंगे। नॉट टू यूज़ इंफॉर्मेशन फॉर ओन बेनिफिट। सही है जी, आप अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। इवन दो यू हैव लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी दिया तो बोलता है अपने पिछले एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन को अगले एम्प्लॉयर को नहीं देना। अच्छा सर, अब वो अगर मुझसे सामने वाला एम्प्लॉय पूछ रहा है कि आप वहाँ क्या क्या काम करते हो तो ये तो बताओगे ना, ऐसे तो नहीं बोलोगे कि नहीं यार मैं कुछ नहीं बता रहा, मेरे पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई होता। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप इंटरनल मैटर्स नहीं बताएंगे बट आप ये बता सकते हैं आप काम क्या करते थे, वो आपका प्रोफेशनल राइट है। वो कहता है कि अगर आपका प्रोफेशनल राइट है तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट, अगर आपका प्रोफेशनल राइट है तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट। अच्छा एक और चीज़, अगर कोई केस वेस चल रहा है, यानी लेट्स से कि टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के हिसाब से एक टैक्स ऑडिट खुल गया और टैक्स ऑडिट खुलने के नाते टैक्स वाला आपसे भाई कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, तो भाई वो तो आपकी लीगल मतलब एक लॉ अलाउ कर रहा है ना आपको, आपका एक प्रोफेशनल ड्यूटी है। पहले क्या बोला, प्रोफेशनल राइट था, अब क्या थी, प्रोफेशनल ड्यूटी थी। उस केस में आप बता सकते हैं, उस केस में आप बता सकते हैं भाई आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, वो अपने इदारे को बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने पर्सनल मफाद के। तो वो क्या कह रहा है, नॉट टू यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर योर ओन बेनिफिट, अब अपने बेनिफिट के लिए नहीं करें। बट हाँ ये बात तो सच है कि भाई आप अगर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो भाई आप वो बता सकते हैं जो आपने काम किया है। ऐसे नहीं कि आप सब बता दें कि भाई वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, ये सोर्सिंग है, ये सप्लाइंग है, ऐसा नहीं। आप सिर्फ उतना अलाउड है आपको जितना आपको लेट से अपना प्रोफेशनल राइट समझते हैं आप,
और ऐसा भी नहीं है कि भाई प्रोफेशनल राइट समझ तो बोले मैं कुछ भी बताऊंगा, ये भी एटीट्यूड आता है ना लोगों में, भाई मेरी मर्जी मेरा राइट है मैं कुछ भी बताऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपने ये सोचना आईने में देख के, सही जी, कि क्या ये खूबसूरत बंदा, क्या ये खूबसूरत बंदा अगर अपने आप से ये सवाल करे क्या तूने सही किया, तो क्या तुम्हें जवाब आएगा कि क्या तुमने सही किया, अगर नहीं आएगा तो दैट मीन्स कि तुमने सही नहीं किया। तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है, सही है जी। तुम्हें ये देखना आईने में देख के ये सोचना है कि भाई अगर एक इंडिपेंडेंट बंदा मुझे देख के क्या यही ओपिनियन बनाएगा कि क्या मैंने इंटेग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से और कॉन्फिडेंशलिटी से काम किया। इफ जवाब आता है यस तो आप कर सकते हैं वो। बात क्लियर है? आगे अच्छा भाई, अपने अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट भी कर दिया, आप चले भी गए, तब भी आप उसकी कॉन्फिडेंशलिटी का ख्याल रखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप। यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एज वेल। सही जी, ये भी बड़ी अहम बात है। अच्छा भाई, फिर बोलता है कि भाई यू हैव टू रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इवन इन, अच्छा भाई वो कह ही रहा है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है इवन इन सोशल गैदरिंग्स। भाई चाय के ढाबे पे बैठे में बता रहे हैं यार मेरी कंपनी, हमारी जो कंपनी है ना उसकी ईपीएस ये आने वाली है। और भाई क्यों आने वाली है बता दिया आपने, पीछे जो दो लोग बैठे हुए थे वो तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई उनको। तो आपने ये ख्याल रखना है आपने अपनी कोई भी इदारे की इन्फॉर्मेशन ऐसे पब्लिकली डिस्कस नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा। चलो और एग्जांपल्स आपको पता लगा, बात समझिएगा, आपको पता लगा कि भाई ये जो कंपनी है ना आपकी, वो किसी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, उसने ड्यू डिलिजेंस करवा ली है। आपने क्या किया, पीछे से शेयर्स खरीद लिए उसके, क्योंकि आपको पता था उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, ऊपर जाएगी। भाई ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। आपने क्यों इन्वेस्ट किया, आपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आपने इंटेग्रिटी से काम की नहीं किया, ऐसा ही है। आपका एक तो ऑनेस्टी से काम करने का प्रिंसिपल ब्रीच हुआ। तो आपने सवाल, पता सवाल में करना क्या है, सवाल को ड्राफ्ट करने का तरीका ये होगा, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपने सिचुएशन को पिक करना है और आपने सिचुएशन को पिक करके बोलना है कि दिस इज क्रिएटिंग अ थ्रेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी बिकॉज दैट XYZ पर्सन हैज नॉट वर्कड विद इंटेग्रिटी। सही है। अच्छा अब इसकी एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक इन्फॉर्मेशन है रेकलेसली दे दी गई है, एक इन्फॉर्मेशन है क्या दे दी गई है, रेकलेसली दी गई है। तो जब भाई रेकलेसली दी गई है तो भाई ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी का ब्रीच है ना। तो आप बताएंगे कि मिस्टर XYZ हैज प्रोवाइडेड दिस इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर्स रेकलेसली, द मिस्टर XYZ हैज ब्रीच द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। सही है, एंड ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज ऑफ द बायस ही हैज नॉट यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट। यानी आपने लिंक करना है, आपने बोलना है कि भाई सिचुएशन ये है, इससे थ्रेट क्या क्रिएट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सही है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। अगर कोई धमकी दे रहा है तो उसको मैं कहता हूँ इंटिमिडेशन थ्रेट। आपने क्या करना, वापस से सुना है, आपने सिचुएशन को पिक किया कि हो क्या रहा है, उससे थ्रेट क्या क्रिएट हुआ, सिचुएशन से थ्रेट। अच्छा सिचुएशन से थ्रेट क्या हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट, अपना पर्सनल मफाद, बात समझिएगा। दूसरा इंटिमिडेशन थ्रेट, धमकी दी जा रही है आपको, दूसरा थ्रेट हो गया। तीसरा थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, भाई हुआ ये कि आप पहले किसी एक जगह पर, बात समझिएगा, आप करते क्या थे कि आप पहले किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, यानी रिसीवल्स के लिए आप जिम्मेदार थे, सही है जी। अब आपने क्या किया, अब रिसीवल्स के लिए जिम्मेदार थे तो रिसीवल्स में आपके पास कोई हज़ारों कस्टमर्स आ रहे हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी है, हज़ारों कस्टमर से रिसीवल है। अच्छा अब आप बन गए कोई ऐसी पोजीशन पे आ गए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने काम में गलती निकालोगे? क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाला आपको छेद देगा, बोलेगा तो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, अब हमारी गलतियाँ निकाल रहा है। तो दिस विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड होगा तो भाई फिर उसके लिए भी आप ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं करेंगे ना, आपकी बायसनेस आ जाएगी। एक और एग्जांपल भाई, एक होता है फैमिलियरिटी थ्रेड। कौन सा होता है भाई, फैमिलियरिटी थ्रेड। हुआ क्या भाई, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं आपकी बेगम भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, सही है जी। आपकी बेगम ने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर ली। अच्छा आपको वो पूरे डेप्रिशिएट कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ज़िंदगी डेप्रिशिएट हो जाए, सही है जी। पर खैर हमारी तो खैर ऐसा है ही नहीं, हमारा तो भाई रीवैल्यूएशन गेन ही गेन है, हम तो खुश हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है जी। पर समझने की बात यह है कि आपकी बेगम काम करती हैं फिक्स एसेट के डिपार्टमेंट में, उन्होंने भाई डेप्रिसिएशन, लैंड को भी डेप्रिशिएट कर दिया, भाई लैंड भी डेप्रिशिएट कर दिया, बिल्कुल एकदम काम कर लिया VIP। अच्छा भाई आप आ गए, अब आप देख रहे हैं कि भाई हाँ यार ये तो बस किया है तो किया हुआ है, तो अब क्या करें, तो भाई अब तो ये आ गया फैमिलियरिटी थ्रेड। क्योंकि
क्योंकि अगर मैंने उसको बोला तो उसकी जॉब का खतरा है। तो भाई ये तो आ गया सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एक क्या आ गया सेल्फ, अच्छा सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब आएगा, जब आपने अपना काम किया हुआ चेक करेंगे। ये क्या आ गया फैमिलियरिटी थ्रेट। यानी फैमिलियरिटी थ्रेट कैसे आता है सर, जब आपकी लॉन्ग एसोसिएशन हो जाती है, जब आपका कोई रिलेटिव बैठा हुआ होता है, जब आपकी दोस्ती यारी हो जाती है, दिस विल क्रिएट अ फैमिलियरिटी थ्रेट। तो सर आई होप आपको फर्क समझ आया होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेड में और फैमिलियरिटी थ्रेड में। सही है। और सर जब ये थ्रेड मुझे समझ आ गया तो हमें लिंक करना। अब लेट से जैसे मैंने आपको ये बेगम वाली एग्जांपल दी, तो आप बोलेंगे कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड इज क्रिएटेड, सही है, एंड फैमिलियरिटी थ्रेड इज क्रिएटेड। सेल्फ इंटरेस्ट पर्सनल मफाद भी है, सही है जी, और सर ये फैमिलियरिटी थ्रेड भी है, सही है। दिस इज क्रिएटिंग अ थ्रेड, दिस इज क्रिएटिंग अ फैमिलियरिटी थ्रेड टू द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल को हिट कर रहा है भाई, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को हिट कर रहा है ना, आपकी बायसनेस आ गई। एक तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है बेगम का, सही है जी, आप इंटेग्रिटी से काम नहीं कर रहे हैं, आप जजमेंट प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी। तो भाई इसीलिए वो कहता ये है कि भाई आपने इन एथिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना है। और इन एथिकल प्रिंसिपल्स को छेड़ने के लिए कौन बैठे हुए हैं सर, थ्रेड्स बैठे हुए हैं। थ्रेड्स कौन कौन से मैंने बताया आपको सर, सेल्फ इंटरेस्ट बता दिया, सेल्फ रिव्यू बता दिया, इंटिमिडेशन बता दिया, फैमिलियरिटी बता दिया, और पांचवा है एडवोकेसी थ्रेड। कौन सा थ्रेड है, एडवोकेसी थ्रेड है। अच्छा बात समझिएगा, अच्छा भाई एडवोकेसी थ्रेड क्या है, भाई आप पहले बात समझिएगा, इसको दोनों को मिला के बताता हूँ। एडवोकेसी थ्रेड का मतलब ये कि आप किसी चीज़ को इतना प्रमोट करें कि भाई बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी आपकी इम्पेयर हो जाए। अब लेट से एग्जाम्पल, आपने हाफ ईयर अकाउंट्स को पेश करते हुए, यानी 6 महीने के अकाउंट्स, अगर लिस्टेड कंपनी हो 6 महीने के अकाउंट्स भी बनाएगी, सही है, उसका एक ऑडिटर से रिव्यू भी करवाएगी, बोर्ड को प्रेजेंट किया, सर हमारी कोई कंटीजेंसीज नहीं है, मैं टैक्स में खुद इन्वॉल्व हूँ, टैक्स के मसले मैंने सब देख लिए हैं, ये वो। अच्छा अब टैक्स का केस आ गया, सही है जी, टैक्स का केस आ गया, आपने पेनल्टी बुक नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि आपने, एक तो देखो अब इसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं, इसमें क्या है, एक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है कि आपका अपना पर्सनल मफाद है, आप फंस गए। दूसरा एडवोकेसी थ्रेड है, आपने पहले इतनी चवलें मारी कि ओ सर वीआईपी, भाई आप बोल देते कि सर लॉयर के पास, लॉयर जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा, आपने क्यों होशियारी की। इसको हम कहते हैं एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड का मतलब होता है कि इतनी प्रमोशन करो किसी काम की, किसी चीज़ की, कि आपकी सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हो जाए। सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाए, इम्पेयर हो जाए। तो ये मैंने आपको थ्रेड्स बता दिए सारे, सही है जी। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपको क्लियर है, आपने रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी की। अच्छा फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा भाई अब बात समझते हैं। आपने मुझसे FAR 2 में कंसोलिडेशन सीखी, IFRS 15 सीखा, IFRS 9 सीखा, IFRS 16 सीखा, IAS 1 सीखा, लीगल फ्रेमवर्क सब सीखा, पता नहीं क्या क्या सीखा। भाई आप पेपर दे के निकले, आप भूल गए। कोई आपसे पूछा भाई ये तो बता दे कि लीज़ में प्रेजेंट वैल्यू लीज़ पेमेंट्स का मतलब क्या, लीज़ पेमेंट्स में क्या क्या आता है, भाई नहीं पता मुझे। ओ भाई आप तो दब्बाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पे, आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कहाँ गई आपकी, क्या कॉम्पिटेंट तो हो ही नहीं। तो वो क्या ये रहा है, आपने अपनी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। आपने क्या करनी है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। अच्छा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है सर, आपने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग्स करनी है, सही जी सर, आपने क्या करनी है सर, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग्स करनी है, कोर्सेज अटेंड करने हैं, कीप योर सेल्फ अपडेटेड सो दैट employer receives services that are required। भाई मतलब ऐसा काम करो ना लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, ऐसा काम करो कि लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया। अब लेट्स से आपको डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन दे दी, आप भूल गए, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है सर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का, भाई आप आता ही नहीं आपको, तो आपने अपडेट क्यों नहीं रखा अपने आप को। फिर वो कहता ही है कि आपके जो नीचे लोग हैं, अगर आपको आता है तो वो अलग बात है, तो आपके जो नीचे लोग हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों को भी प्रोफेशनली ग्रूम करें।
तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और फिर सर वो पांचवा कहता है कि भाई यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली। यानी सर ये प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। यानी वो कहता है आपने लीगली एंड लॉ के हिसाब से काम करना है। सही है, आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है। सही है जी, ऐसा काम करना है कि सामने वाला बंदा जब बात उसे सिंपल कहता है क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता सिंपल, उसने ये कह दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई ऐसा काम नहीं करे। उसने बोला कि कोई ऐसा काम नहीं करे जो प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे। तो मतलब भाई जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, सारे अच्छे काम करे। यानी वो कह रहा है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी एक्टिविटी दैट विल डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। सही है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट should not be associated with any activity that will discredit the profession। ऐसा ही है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो प्रोफेशन के नाम पे धब्बा ले गया है, जो प्रोफेशन के नाम पे धब्बा लेके आए। यानी भाई आपने सारी चोरी चकारों की चीज़ों से तो दूर रहना है। सही है जी, आपने किसी को गाली वाली नहीं देनी है। सही जी, आपने कोई शराब पी के कंपनी में नहीं जाना है, प्रोफेशनली बिहेव करना है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय प्रोफेशनल बिहेवियर। बात क्लियर है? अच्छा भाई, तो सर ये तो हमारे कॉन्सेप्ट हो गए, आप इसको देखें। अगली क्लास में जो उसके बाद होगी तो वो आप उसमें देखेंगे कि हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपके सामने केस सकूँगा, आपको खुद देख के समझ आएगा कि उसके अंदर कौन कौन से सेट्स हैं और कौन कौन सा मेरा प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल जो है मेरा वो कौन सा, यानी प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स जो है मेरा वो कौन सा ब्रीच होते हुए दिख रहा है, और फिर उसके सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं ये खुद बताएंगे आप। जज़ाकल्लाह।